वेल दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कुर्टोस्ट की क्लोजर एक्सियोम्स की आज हम बात कर रहे हैं टोपोलॉजी के अंदर। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट आपको क्या कहती है। तो आपके पास कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स टी, और वहाँ एक सी जो ऑपरेटर है वो किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है, चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए वहाँ पे कुर्टोस्ट की क्लोजर एक्सियोम्स के लिए। और सी फाइव इक्वल टू फाइव होना चाहिए, ए कंटेंट इन सी होना चाहिए, सी ए इज इक्वल टू सी ए होना चाहिए, और सी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू सी ऑफ ए यूनियन सी ऑफ बी होना चाहिए। ये सी का मतलब यहाँ पे क्या है कि क्लोजर ऑफ द सेट सी फाइव मतलब क्लोजर ऑफ फाइव। इसको हम इस तरीके से भी देखते हैं, कुछ बुक्स के अंदर आपको इसकी स्टेटमेंट इस तरीके से देखी हुई मिलेगी कि लाइक फाइव का बार, बार का मतलब क्या है, क्लोजर ऑफ फाइव। ओके, और क्लोजर की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से करा चुका हूँ, फिर भी अभी और इसको एक्सप्लेन करूंगा। पहले सिर्फ हम इसकी स्टेटमेंट को समझ रहे हैं। दूसरा कहता है कि ए कंटेंट करना चाहिए द क्लोजर ऑफ ए के अंदर। ओके, द क्लोजर ऑफ फाइव इक्वल टू फाइव, ए कंटेंट करना चाहिए क्लोजर ऑफ ए के अंदर। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप ए के क्लोजर का क्लोजर कर लोगे, यानी कि ए बार का बार कर लोगे, तो वो डेफिनेटली इक्वल होगा ए बार के। ओके, तो द क्लोजर ऑफ ए एंड ए बार दैट मस्ट बी इज इक्वल टू ए बार। और लास्ट प्रॉपर्टी कहती है कि ए यूनियन बी का अगर बार करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू ए बार यूनियन बी बार होना चाहिए। अब बच्चों, क्या कहानी क्या है एक्चुअली इसके अंदर, कि आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपके पास कोई एक टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है, ठीक है, एक्स टी नाम से। अब अगर टोपोलॉजिकल स्पेस है तो उसके पास कुछ सेट हैं। मैं मान लेता हूँ कि उसके पास ए नाम का कोई सेट है और वो इस टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर कहीं एग्जिस्ट करता है और उसका नाम है ए। अब मैंने आपको क्लोजर की डेफिनेशन अच्छे से करा रखी है, नहीं किसी को पता तो मेरे लेक्चर पीछे जाके देख लें। तो ए अगर आपका कोई सेट है तो कोई बहुत सारे क्लोज्ड सेट ना इसके बाहर होंगे, और इसका जो नियरेस्ट क्लोज सेट होगा उसको हम क्लोजर ऑफ ए बोलते हैं। और क्लोजर ऑफ ए जो क्या होता है, क्लोज्ड सेट होता है और ए को कंटेन कर रहा होता है। और दूसरी बात इसमें होती है कि ए के अंदर सारे के सारे लिमिट पॉइंट होते हैं, और इसी ए को हम क्या बोल देते हैं, सी ऑफ ए, ए बार को, यानी कि सी ऑफ ए बोल दो या ए बार बोल दो, एक ही बात है। तो क्लोजर ऑफ ए, ठीक है, तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन ऑफ द क्लोज्ड ऑल द क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए। इसको इस तरीके से भी लिखते हैं। अब चलिए बच्चों, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है आपको, K1। फॉर द K1 प्रॉपर्टी यू हैव टू प्रूव दैट फाइव बार इज इक्वल टू फाइव। तो फाइव बार इज इक्वल टू फाइव का मतलब क्या है कि क्लोजर ऑफ फाइव इज इक्वल टू फाइव होना चाहिए। अब आप ये देखो कि x क्या है, x खुद, x से ही तो अब आपका टोपोलॉजिकल स्पेस बना है, तो x खुद अपने आप में एक ओपन सेट होता है। अब अगर x एक ओपन सेट है तो मैं अगर x का कॉम्प्लीमेंट करूं तो वो इक्वल टू क्या आएगा, फाइव। और अगर ये खुद ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो इसका मतलब x अगर ओपन है तो x का कॉम्प्लीमेंट यानी कि फाइव, फाइव इज क्लोज्ड। अब अगर फाइव खुद क्लोज्ड है तो जो क्लोजर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि अगर कोई सेट खुद भी क्लोज्ड हो जाए, हमने कहा ना कि इसके ऊपर आने वाला सबसे छोटा क्लोज्ड सेट ही क्लोजर होता है। तो अगर वो अंदर आने वाला सेट ए खुद ही क्लोज्ड हो जाए तो वहाँ पे क्लोजर ऑफ ए और ए दोनों इक्वल हो जाते हैं। ओके, यानी कि अंदर वाला जो ए था, ए के ऊपर ए क्लोजर होता है। तो अगर ए खुद क्लोज्ड हो जाए तो वो खुद क्या बन गया, ए क्लोजर बन गया, है ना। तो ए इज इक्वल टू ए बार। तो इसी से हम बोल सकते हैं कि फाइव अगर क्लोज्ड है तो इसका मतलब फाइव इज इक्वल टू फाइव बार, या फाइव बार इज इक्वल टू फाइव, और यू कैन से दैट द सी ऑफ फाइव इज इक्वल टू फाइव, द क्लोजर ऑफ फाइव इज इक्वल टू फाइव। ये तो हमें प्रूव करना था। तो पहली प्रॉपर्टी थी बड़ी सिंपल सी, आपको सिर्फ एक्स को ओपन लेके चलना था, बाकी आपकी ईजिली आपको पहली प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो जाती है। अब सेकंड पे चलते हैं बच्चों। सेकंड प्रॉपर्टी आपको क्या प्रूव करनी है यहाँ पे, दैट इज अ K2। लेट्स सी, तो K2 में आपको प्रूव करके दिखाना है द सेकंड प्रॉपर्टी दैट इज अ K2। यहाँ आपको प्रूव करके दिखाना है कि जो आपका ए है ना वो कंटेन करना चाहिए ए बार के अंदर। भाई ये तो डेफिनेशन से हमें पता है क्लोजर की, कि ए जो है वो हमेशा ए बार के अंदर कंटेन करता है ना, क्योंकि जो ए बार है दैट इज अ क्लोजर ऑफ ए दैट कंटेन्ड ए, ये डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है। तो इस सिंपल बात यहाँ पे लिखिए दैट इट इज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ अ क्लोजर ऑफ ए, कि क्लोजर ऑफ ए अगर होगा तो वो ए सेट को डेफिनेटली कंटेन्ड करेगा। ओके, और हम ये भी बोलते हैं जो एक क्लोजर ऑफ ए होता है वो स्मॉलेस्ट सेट होता है जिसके अंदर ए कंटेन्ड हो रहा होता है। तो इट इज़ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ क्लोजर ऑफ ए दैट ए मस्ट बी कंटेन्ड इन ए क्लोजर ऑफ ए। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप बोल सकते हो दैट ए मस्ट बी कंटेन्ड इन सी ऑफ ए मस्ट बी कंटेन्ड इन ए बार, दैट इज फ्रॉम डेफिनेशन। ओके, द थर्ड प्रॉपर्टी आपको कहती है कि बच्चों अगर आप ए बार का बार कर लो तो वो डेफिनेटली इज इक्वल टू हो जाएगा ए बार के। ये बिल्कुल देखो आप, ये भी हम डेफिनेशन से लेके चलते हैं। अब ए बार खुद अपने आप में क्या होता है, पहले आप ये बताइए। ए बार का बार है ना, ए बार अपने आप में क्लोज सेट होता है। अब वी नो दैट कि अगर मैं ए अगर क्लोज्ड हो, ध्यान देना, ए अगर क्लोज्ड हो
ऊपर वाली हमने ऊपर भी लिखा ना, ए अगर क्लोज्ड है तो ए इज इक्वल टू ए बार होता है। अब ए बार, अगर सिर्फ ए बार की बात करूं तो ए बार तो खुद क्लोज्ड है, तभी तो वो क्लोजर ऑफ ए बना है। अब ए बार अगर क्लोज्ड है तो उस क्लोज्ड सेट का अगर मैं बार करूंगा तो वो अपने ही इक्वल होगा। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ए को ए बार से रिप्लेस कर दो, या फिर ऐसे बोल सकते हो ए बार क्या है, क्लोज्ड। तो क्लोज्ड सेट का बार इज इक्वल टू क्लोज्ड सेट होता है, तो ए बार का बार इज इक्वल टू ए बार हो जाएगा, ऐसे भी इसको समझ सकते हो। अब चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। फोर्थ प्रॉपर्टी थोड़ी सी है, बहुत ईजी है, बट थोड़ा सा इन प्रॉपर्टी से थोड़ी सी लेंथी है। यहाँ करना था आपको ए यूनियन बी का बार इज इक्वल टू ए बार यूनियन बी बार, ये आपको प्रूव करके दिखाना है इन द प्रॉपर्टी नंबर 4। देखो बच्चों कैसे प्रूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता है कि जो ए है आपका, ए जो सेट है, यहाँ पे दो सेट हो गए ना, ए एंड बी। तो सिंस वी नो दैट कि ए कंटेंट करेगा ए यूनियन बी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए डेफिनेटली कंटेंट करेगा यूनियन बी में, और बी भी कंटेंट करेगा किसमें, ए यूनियन बी में डेफिनेटली। तो ए यूनियन बी में भी है और बी ए यूनियन बी में है, तो इसका मतलब ए और ए बार किस में कंटेंट करेगा, ए यूनियन बी के बार में। द क्लोजर ऑफ ए मस्ट बी कंटेंट इन क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी। सिमिलरली बी बार, यानी कि दोनों तरफ बार लगा दो और कुछ नहीं करना, कंटेंट करेगा ए यूनियन बी के बार में। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि ए बार और बी बार का यूनियन कर दो, ए बार और बी बार का यूनियन करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि ये कंटेंट कर रहा है ए यूनियन बी के बार में। देखो दोनों सेट्स को इक्वल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि पहला दूसरे में कंटेंट कर दे, दूसरा पहले में कंटेंट कर दे। तो यहाँ के पहले वाले को दूसरे में कंटेंट करा दिए, एक बात आपने प्रूव कर दी। अब इसका रिवर्स दिखाएंगे नाउ। अब आपको पता है बच्चों के ए कंटेंट करता है किसमें, ए बार में, क्लोजर में तो ए डेफिनेटली होता ही है, और एक बी कंटेंट करता है किसमें, बी बार में, है ना। तो अगर मैं इन दोनों की यूनियन ले लूँ, यानी कि ए यूनियन बी कर लूँ, तो ये कंटेंट किसमें करेगा, ए बार यूनियन बी बार में, दोनों तरफ यूनियन होकर एक टाइप से, है ना। तो ए यूनियन बी दैट डेफिनेटली कंटेंट करेगा ए बार यूनियन बी बार में। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब बच्चों ध्यान से एक बात को सुनना कि ए बार एंड बी बार दोनों क्या हैं, दोनों क्लोजर हैं, और क्लोजर का मतलब दोनों क्लोज्ड सेट हैं। ए बार भी क्लोज्ड है, बी बार भी क्लोज्ड है, और हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर दोनों सेट क्लोज्ड हों तो उन दोनों की यूनियन भी क्लोज्ड होती है। ओके, ये मैंने एक थ्योरम करवा भी चुका हूँ, आप पीछे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि अगर ए क्लोज्ड है, बी क्लोज्ड है, तो ए यूनियन बी मस्ट बी क्लोज्ड। अब देखो ए बार और बी बार क्लोज्ड सेट है, और ए बार यूनियन बी बार ए यूनियन बी को कंटेंट कर रहा है। ऊपर वाली इक्वेशन को देख लो, इट इज कंटेनिंग ए यूनियन बी। बट यहाँ पे एक चीज समझिए कि जो ए यूनियन बी को ये कंटेंट तो कर रहा है, बट ए यूनियन बी को कंटेंट करने वाला, यानी कि बट ए यूनियन बी का अगर बार में बात करूं, इज द स्मॉलेस्ट सेट होगा जो ए यूनियन बी को कंटेंट कर रहा होगा। जैसे ए बार इज द स्मॉलेस्ट सेट कंटेनिंग ए, वैसे ही ए यूनियन बी बार इज द स्मॉलेस्ट सेट कंटेनिंग ए यूनियन बी, है ना। यानी कि ये ए यूनियन बी का क्लोजर हो गया। ए यूनियन बी को ए की सेट मान के चलो तो आपको लगेगा ये ना कि उसका बार सबसे स्मॉलेस्ट सेट होगा, बट सबसे स्मॉलेस्ट सेट होगा तो इसका मतलब ए यूनियन बी कंटेंट करेगा इसमें ए यूनियन बी के बार में। ये तो होना चाहिए ना, सबसे स्मॉलेस्ट ही है, तो इसका मतलब ये उसमें भी कंटेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ऊपर वाली स्टेटमेंट से आप लिख सकते हो कि ये कंटेंट करेगा फिर ए बार यूनियन बी बार में, ए यूनियन बी इसमें कंटेंट करेगा, ये इसमें कंटेंट करेगा। अब इस पूरी स्टेटमेंट से आप ये बात बोल सकते हो कि ए यूनियन बी का बार कंटेंट कर रहा है ए बार यूनियन बी बार में, ए यूनियन बी का बार कंटेंट कर रहा है ए बार यूनियन बी बार में। और ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन यू कैन से दैट द ए यूनियन बी हैविंग बार इज इक्वल टू ए बार यूनियन बी बार। इट मीन्स द प्रॉपर्टी नंबर 4 हैज़ बीन अप्रूव्ड कि आपका दोनों का इकट्ठा बार या दोनों का सेपरेट बार यूनियन हमेशा क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। बात क्लियर हुई। तो ये बच्चों 4 प्रॉपर्टी थी। 5 बार इज इक्वल टू 5 ए कंटेंट इन ए बार का बार इज इक्वल टू ए बार, और ए यूनियन बी का बार इज इक्वल टू ए बार यूनियन बी बार। ये आपको प्रूव करके दिखाना था। लास्ट प्रॉपर्टी में थोड़ी सी लेंथी थी, बट आपको दोनों दो सेट है ना, दो सेट इक्वल तभी होते हैं जब एक को दूसरे में कंटेंट करा दो, दूसरे को पहले में कंटेंट करा दो, बात खत्म हो जाएगी। तो वही हमने किया है, ठीक है, पहले वाले को। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना था ए कंटेंट इन ए यूनियन बी एंड बी कंटेंट इन ए यूनियन बी, फिर इन दोनों का बार कंटेंट करेगा, फिर दोनों का यूनियन कंटेंट करेगा। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, और आगे आपका ये होप्स हो कि समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं बच्चों। इसका एक रिमार्क भी करते हैं, क्योंकि आपके मन में आया होगा कि सर यूनियन तो आपने करा दी, अगर इंटरसेक्शन की बात आ गई तो वो इसमें क्यों नहीं लिया गया। तो क्रुटोस की भाई साहब कहते हैं कि भाई जो इंटरसेक्शन है ना, वो इक्वल हो ना हो जरूरी नहीं है। यानी कि क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
मे नॉट बी इक्वल टू द क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी। ये आपस में इक्वल हो ना हो कोई गारंटी नहीं लेता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता, ए बार इंटरसेक्शन बी बार के। एम आई राइट? तो इसको कैसे प्रूव करें? चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास ना दो सेट गिवन है बच्चों, एक ए और एक बी। ए सेट मान लेता हूँ मैं कुछ ऐसा है 0 और 1, और बी सेट है कुछ आपका मान लेता हूँ मैं 1 और 2, बी इज इक्वल टू 1 एंड 2। तो 2 सेट आपको गिवन है। तो अब हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव करके देखते हैं क्या होता है। तो अगर आपको ए बार हो गए तो क्या होगा, इसका क्लोज सेट बन जाएगा, बी बार होगा तो इसका क्लोज सेट बन जाएगा, यानी कि 1 और 2 को भी इन्वॉल्व कर लोगे। ये भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। अब ए बार इंटरसेक्शन बी बार करो, दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 1 कॉमन है, तो दोनों इंटरसेक्शन में क्या आ गया, 1 आ गया। अब ए यूनियन बी करो जरा, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी करो, तो ए इंटरसेक्शन बी में तो क्या है 0 1 1 2। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 5, क्योंकि वहाँ आप 1 1 इंक्लूड नहीं है, ओपन सेट है वो। और इसका मतलब यहाँ करोगे तो बार करोगे तो 5 का बार 5, तो दैट इज इक्वल टू 5। तो इट मीन्स यू कैन से दैट ए इंटरसेक्शन बी का बार इज नॉट इक्वल टू ए बार इंटरसेक्शन बी बार। हाँ, ये इक्वल हो भी सकता है, अगर आप कोई और एग्जांपल लेके चलो तो हो सकता है इक्वल आ भी जाए, बट जरूरी नहीं है कि हर केस में इक्वल आएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस।